गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। यूनिट सेकंड के अंदर अपन ने सी लैंग्वेज के अब जो बेसिक्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो अपन कर चुके हैं कि सबसे जो छोटी इकाई होती है सी लैंग्वेज की या किसी भी लैंग्वेज की, उसको अपन बोलते हैं कैरेक्टर्स। उसका जो अपन बोल सकते हैं वर्णमाला जो होती है, जहां से अपन शुरुआत करते हैं, जो सबसे इनिशियल पॉइंट है। वर्णमाला में अपन ने पढ़ा कि सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट में 4 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं, बड़े अक्षरों में भी और छोटे अक्षरों में भी, जो कि नॉर्मली अपन इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। दूसरा जो है वो है डिजिट्स, संख्याएं। 0 to 9 डिजिट अपन एज ए सिंगल कैरेक्टर, एक अक्षर के रूप में यूज कर सकते हैं। थर्ड जो है वो अपने हैं कुछ सिंबल्स, जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल्स टू हो गया, या फिर क्वेश्चन मार्क, डैश, इन्वर्टेड कोमा। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जो अपने कीबोर्ड पर एग्जिस्ट करते हैं। उन कीबोर्ड के सिंबल्स को अपन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट स्पेस, 2 तरीके के स्पेस अपन यूज करते हैं, सिंगल स्पेस भी और मल्टीपल स्पेस भी। तो ये अपनी हो गई एक अक्षर के रूप में, एक सिंगल कैरेक्टर के रूप में सी लैंग्वेज की वर्णमाला। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि जब अपन अक्षर बनाना सीख लेते हैं, फिर अपन शुरू करते हैं शब्द बनाना। शब्द का मतलब होता है वर्ड्स। वही परिभाषा होती है जो अपन इंग्लिश में वर्ड्स की परिभाषा बोलते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं? इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, अक्षरों का समूह होता है, बट मीनिंगफुल होता है, अर्थ निकलता है उसका, कोई विशेष लॉजिक या विशेष अर्थ निकलता है। अब यहां सी लैंग्वेज के अंदर अपन उनको बोलते हैं टोकन्स, सी टोकन्स। वो अपन पढ़ रहे थे। पहली कैटेगरी अपन ने पढ़ी थी कीवर्ड्स, ऐसे शब्द जिनका मीनिंग पहले से फिक्स है, सी लैंग्वेज के कंपाइलर में पहले से डिफाइन है, वो अपन पढ़ रहे थे। सी लैंग्वेज में अपन पढ़ रहे थे टोकन्स। जिनको अपन शब्दों के साथ कंपेयर करते हैं। ये जो टोकन्स होते हैं, ये आपने 5 कैटेगरी के होते हैं। इन 5 में से अपन ने सबसे पहले पढ़ी थी फर्स्ट कैटेगरी, कीवर्ड्स। वो शब्द जिनका मीनिंग पहले से फिक्स है, सी लैंग्वेज में जिनका अर्थ पहले से फिक्स है, उनको अपन बोलते हैं कीवर्ड्स। सेकंड जो कैटेगरी है वो अपन कहलाती है आइडेंटिफायर। वो शब्द जो यूजर, मतलब जो प्रोग्रामर है, जिनको ये काम करना है, जिनको प्रोग्राम बनाना है, वो क्रिएट करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो यूज करते हैं, उनको अपन बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। अपन ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे आज। अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। इसके बारे में अपन इंट्रोड्यूस करेंगे कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं या वो कैसे अपने आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफायर्स, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि पहचान किसकी? यहां अपन सी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे नाम यूज लेंगे, कुछ फैक्टर्स यूज करेंगे जिनका अपने को नामकरण करना पड़ेगा। जैसे अपन ने कोई वेरिएबल लिया, कोई मेमोरी स्पेस का नाम मैंने लिया ए, तो ये एक आइडेंटिफायर हो गया। मैंने किसी मेमोरी स्पेस को नाम दिया XYZ, ये अपना एक आइडेंटिफायर का नाम हो गया, मतलब ये पहचान है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी किसी जगह का नाम अपन लेते हैं, इंडिया सपोज अपनी कंट्री का नाम अपन ने लिया, वो एक आइडेंटिफायर है इंग्लिश लैंग्वेज का, पहचान बनाने के लिए या पहचान बताने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। यही काम अपन सी लैंग्वेज में करते हैं। वो शब्द जो किसी दूसरे एलिमेंट की पहचान बताते हैं, उनका नॉमिनेशन करते हैं, नामकरण जिनको अपन बोलते हैं, वो चीज अपनी कहलाती है आइडेंटिफायर्स। ये किसी भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, एरे का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है,
या सी लैंग्वेज के किसी भी एलिमेंट का नाम हो सकता है जो आप यूज करना चाहते हैं। यहां तक आपने पढ़ा है। आइडेंटिफायर जो होते हैं उनका मूल उद्देश्य होता है नॉमिनेशन, नामकरण करना, या आइडेंटिफायर का काम होता है नेमिंग करना। इस नेमिंग के लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों को कहा जाता है आइडेंटिफायर्स नेमिंग रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड यूनिट के अंदर अपना, कि आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, या आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल्स क्या क्या होते हैं, आइडेंटिफायर अपन किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, कोई भी नाम कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल सिंपल। एक चीज अपने को ये समझनी है कि आइडेंटिफायर्स बनते किससे। ये अपन पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि आइडेंटिफायर जो होते हैं वो अपने में टोकन्स, सी टोकन, और ये वाले जो टोकन्स होते हैं जिनको अपन सी लैंग्वेज टोकन्स बोलते हैं, ये जो मेनली यूज किए जाते हैं या जिनसे बनते हैं वो चार चीजें, अल्फाबेट्स यानी कि A to Z, बड़े अक्षरों में भी छोटे अक्षरों में, डिजिट संख्याएं 0 to 9, सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, अंडरलाइन, अंडरस्कोर, इस तरीके के जो सिंबल्स होते हैं वो, और लास्ट स्पेस। कोई भी टोकन है या अपन टोकन को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करें तो कोई भी आइडेंटिफायर है वो हमेशा इनका ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। आइदर इट विल क्रिएट बाय यूजिंग अल्फा एंड अल्फाबेट्स, यूजिंग डिजिट्स, यूजिंग सिंबल्स एंड यूजिंग स्पेस। इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आइडेंटिफायर नेमिंग रूल में इनको भी और ज्यादा स्पेसिफाइड किया गया। आज अपन ये पढ़ेंगे सबसे पहला नियम, फर्स्ट रूल। पहला जो इसका नियम है आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स का, वो ये कहता है कि कोई भी आइडेंटिफायर नेम जो है वो बनेगा आइदर अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर ही होता है नीचे की तरफ अंडरलाइन वाला सिंबल। सिर्फ उसमें ये तीन ही प्रकार के एलिमेंट्स यूज हुए। मतलब आइडेंटिफायर में अपन यूज क्या क्या कर सकते हैं, सारे अल्फाबेट कर सकते हैं, सारे डिजिट कर सकते हैं, सारे सिंबल्स कर सकते हैं और स्पेस भी यूज कर सकते हैं। बट आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स ये कंस्ट्रक्ट करता है या ये एक तरीके से अपने को बाउंड करता है या लिमिट देता है कि अपन उसमें से भी सिर्फ या तो अल्फाबेट यूज करेंगे या फिर अपन यूज करेंगे डिजिट्स या फिर एक सिंबल, ओनली वन सिंबल अंडरस्कोर। बाकी के न तो अपन कोई दूसरे सिंबल्स यूज कर पाएंगे न अपन स्पेस यूज कर पाएंगे। ये इसका पहला रूल है। समझ में आया ना? फर्स्ट रूल क्या है कि आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंटेन एन अल्फाबेट्स, डिजिट्स और ए सिंगल सिंबल अंडरस्कोर। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इनके कॉम्बिनेशन से ही बनेगा, पहला रूल। दूसरा रूल, इसमें और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गई। शुरुआत में अपने पास चार चीजें थी, चार में भी अपन ने तीन चीजों पर कॉन्सेंट्रेट किया और थर्ड को भी अपन ने बहुत ज्यादा लिमिटेड कर दिया, सिर्फ एक ही सिंबल रखा है। अब इसके बाद सेकंड रूल ये कहता है कि जो स्टार्टिंग जो कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए आइडेंटिफायर में अल्फाबेट या फिर क्या होना चाहिए अंडरस्कोर। ये वाला सिंबल डिजिट कभी भी नहीं होना चाहिए। और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि एन आइडेंटिफायर नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। इसके अलावा वो किसी से शुरू नहीं हो सकता। पहला जो अक्षर होगा आइडेंटिफायर नेम का वो या तो कोई अल्फाबेट होगा ऐसे जेड के बीच में या फिर ये सिंबल होगा। हालांकि अपन यूज ये भी कर सकते हैं डिजिट, बट फर्स्ट कैरेक्टर के रूप में कभी नहीं करेंगे, बीच में कहीं भी आ सकता है डिजिट। ये इसकी दूसरा रूल हो गया, दूसरे
लिमिटेशन हो गई। थर्ड, कोमा जो होता है ये एंड स्पेस, इसका यूज कभी भी आइडेंटिफायर नेम में नहीं किया जाएगा। कोमा एंड स्पेस डज नॉट यूज इन एनी आइडेंटिफायर नेम। हालांकि ये चीज अपन ने रूल नंबर फर्स्ट में आइडेंटिफाई कर रखी है, इसमें कहीं कोमा नहीं है, कहीं भी इसके अंदर स्पेस का जिक्र नहीं है। लेकिन ये चीज दोबारा लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है, रूल्स में दोबारा स्पेसिफाइड करने के पीछे, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। और वो रीजन ये है कि जब भी अपन इस प्रकार की चीजें यूज करते हैं, अपने पास एक अपनी आदत होती है, एक अपनी आदत में शुमार होता है कि अपन कोमा लगा देते हैं या फिर अपन बीच में खाली जगह छोड़ देते हैं। जब भी अपन किसी आइडेंटिफायर नेम में, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, एरे हो, पॉइंटर हो, न्यूमरेशन हो, स्ट्रक्चर हो, यूनियन हो, कोई भी एलिमेंट सी लैंग्वेज का, उसमें कभी भी कोमा का यूज नहीं होगा, ना ही कभी इसमें स्पेस छोड़ा जाएगा। ये इसका तीसरा नियम। नंबर 4, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का यूज कभी भी आइडेंटिफायर के रूप में नहीं किया जा सकता। ये देखिए अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो शब्द होते हैं जिनका मीनिंग सी लैंग्वेज में पहले से फिक्स है, जिनका मीनिंग का मतलब जिनका अर्थ सी लैंग्वेज में पहले से बताया गया है, परिभाषित है। किसने बताया गया? ये अर्थ डिफाइन किया गया है सी लैंग्वेज के कंपाइलर द्वारा, कंपाइलर के द्वारा परिभाषित किया गया। अब जब अपन कीवर्ड्स यूज करते हैं तो कभी भी कीवर्ड, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा कीवर्ड का एग्जांपल बताता हूं, इफ एक कीवर्ड जिसका अर्थ सी लैंग्वेज के अंदर पहले से किसी भी कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए होता है, किसी भी कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। अपन किसी मेमोरी स्पेस का नाम इफ नहीं दे सकते, किसी भी वेरिएबल का नाम अपन इफ नहीं देंगे, न किसी एरे का नाम अपन इफ दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज ए कीवर्ड, वो हमेशा कीवर्ड के रूप में ट्रीट होगा। भाई इसका मीनिंग पहले से फिक्स है। अगर किसी का मीनिंग पहले से फिक्स है तो अपन उसको दूसरा मीनिंग थोप नहीं सकते हैं कभी किसी भी लैंग्वेज के अंदर। जैसे इंडिया अपने देश का नाम है, अपन इंडिया किसी दूसरी कंट्री का नाम लिखेंगे तो इसका मतलब एम्बिग्यूटी हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं कि आपस के अंदर मतभेद हो जाएगा, या एक ही चीज के दो अर्थ निकल जाएंगे, डिस्प्यूट हो सकता है। तो इसी वजह से टोकन्स अपने कीवर्ड्स भी होते हैं, वो भी इन्हीं से बनते हैं, अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर से। लेकिन जो 32 कीवर्ड्स हैं उनको रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है रिजर्व वर्ड के रूप में, उनका यूज अपन कभी भी आइडेंटिफायर नेम के रूप में नहीं करेंगे। ये चौथा नियम। रूल नंबर 5, मैक्सिमम लेंथ। जो अक्षरों की सीमा है वो है 256 कैरेक्टर्स। 256 अक्षर तक अपन एक आइडेंटिफायर नेम में लिख सकते हैं। 256 कैरेक्टर्स अपन अप्लाई कर सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर नेम में। लेकिन बोला जाता है अप टू 8 कैरेक्टर, अप टू 8 कैरेक्टर, 8 अक्षरों तक। अप टू 8 कैरेक्टर्स का मतलब होता है 8 अक्षरों तक। तक का जो है वो अपने लिए है कंपेरेटिव, कि यहां तक का जो आइडेंटिफायर नेम है वो उपयुक्त माना जाता है, एप्रोप्रिएट माना जाता है। देखिए नियम क्या कहता है कि अपने पास ये सुविधा है कि अपन कोई भी नाम जो दे रहे हैं आइडेंटिफायर को, उसमें अपन 256 अक्षर तक लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूस। लेकिन लिखना कितना चाहिए? 8 अक्षर। ये सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट है, उपयुक्त। रीजन क्या होता है कि जितने ज्यादा अक्षरों का नाम अपन लिखेंगे उतनी ज्यादा वो मेमोरी को कंज्यूम करेगा, उतनी ज्यादा मेमोरी घेरेगा। और प्रोग्रामिंग के अंदर अपना ऑब्जेक्टिव यही होता है, लक्ष्य यही होता है कि अपन काम ऐसे करें जिनमें मेमोरी कम से कम लगे और एग्जीक्यूशन सबसे फास्ट हो। तो यहाँ ये नियम अपने को ये बताता है कि मैक्सिमम लेंथ जो है वो अप टू 256 कैरेक्टर है, बट वी शुड यूज अप टू 8 कैरेक्टर लेंथ फॉर एन आइडेंटिफायर नेम। अपने को करना क्या चाहिए? 8 अक्षरों तक ही उसको यूज करना चाहिए, या 8 अक्षरों तक की ही लेंथ रखनी चाहिए।
ये रूल नंबर 5 हो गया। रूल नंबर 6, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। ये चीज अपने को समझनी पड़ेगी। देखिए अपन ने क्या लिखा है कि अपन अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। पहले नियम में लिखा है एन आइडेंटिफायर नेम कैन कंटेन एन अल्फाबेट्स। अल्फाबेट रख सकता है। और अल्फाबेट्स की खासियत अपन ने पढ़ी, दो तरीके से लिखते हैं अपन। अल्फाबेट्स को अपन बड़े अक्षर में लिखते हैं कैपिटल लेटर से। कैसे? जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ए, ये कैपिटल लेटर्स है ए। ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, इसको स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं ए, छोटे अक्षरों में। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अपन कोई नाम में बड़ा अक्षर प्रयुक्त करते हैं और छोटा अक्षर प्रयुक्त करते हैं, यूज करते हैं, देन दे प्ले डिस्टिंक्ट रोल। उनकी भूमिका अलग अलग होगी या वो अलग अलग माने जाएंगे। कैसे? इसको हम समझाता हूं। देखिए मैं एक साथ समझा रहा हूं। मैंने एक कोई भी अपन ने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम लिखा मैंने ABC कैपिटल लेटर से। ये जो ABC है ये अपने वेरिएबल का नाम है, किसी भी मेमोरी स्पेस का नाम है। एक मैंने लिखा A छोटा और B और C बड़े। देखना बोर्ड से, दोनों में क्या फर्क है? A का फर्क, ये और अपने लॉजिक के हिसाब से जितना अपन जानते हैं उसके हिसाब से दोनों ही ABC। मतलब क्या होना चाहिए? दोनों चीजें इक्वल है अल्फाबेट्स के हिसाब से। ये भी ABC है, ये वाला भी ABC है। बट इसमें जो A है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा है, इसमें स्मॉल लेटर्स में लिखा है। अगर ऐसी सिचुएशन है जब अपन आइडेंटिफायर नेम देते हैं, उसमें यदि अपन ने ऐसा नाम लिया है और अपन इस तरीके से उसको यूज करना चाहते हैं, दैट इज रॉन्ग। वो बिल्कुल गलत है। मतलब ये दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं, ये दोनों डिस्टिंक्ट अलग अलग है। कोई भी कैपिटल लेटर में लिखा गया है तो इसका मतलब वो कैपिटल लेटर्स नहीं होगा। ये अपना एक अलग आइडेंटिफायर है, ये अलग आइडेंटिफायर। अगर अपन इसको और ज्यादा ऐसे लिखें, तीनों ही छोटे लिखें, ये इन दोनों से ही अलग है। तो जो चीज अपने को समझनी है वो ये समझनी है कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो अलग अलग रूप से ट्रीट करते हैं किसी भी आइडेंटिफायर नेम को। देन वी हैव टू यूज सिमिलर आइडेंटिफायर नेम्स फॉर मोर देन वन ओकेजन। जब अपने को एक से ज्यादा टाइम यूज करना होता है तब अपने को एक समान लिखना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा कि अपन ने कैपिटल लेटर्स में लिखा है या स्मॉल लेटर्स में। ये रूल नंबर 6 है। लास्ट रूल नंबर 7, more than one similar name, similar identifier does not use ये लास्ट नियम। सातवां नियम क्या कहता है? कोई भी आइडेंटिफायर नेम जो है वो एक से ज्यादा सिमिलर नहीं होने चाहिए। इस चीज का क्या अर्थ है? जैसे मेरे को 3 वेरिएबल लेने, 3 आइडेंटिफायर लेने, तीनों का नाम अपन क्या लेते हैं? जैसे मैंने तीनों का नाम लिया A, B, C, इस तरीके से। अपन किसी भी प्रोग्राम में कभी भी इन तीनों का नाम A, नहीं ले सकते हैं। दैट इज रॉन्ग। इट मींस मोर देन वन, एक से ज्यादा कभी भी एक समान वेरिएबल एक हो सकता है। एक का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये A है, ये अलग रहेगा, ये B अलग रहेगा, ये C अलग रहेगा। कभी भी सिमिलर नेम के आइडेंटिफायर्स एक प्रोग्राम में यूज नहीं होते। अपन कभी भी 2 आइडेंटिफायर्स का नाम एक समान नहीं रखेंगे किसी भी केस में, किसी भी प्रोग्राम के अंदर। ये 7 नियम है जो अपन अप्लाई करते हैं इसके अंदर। किसी भी आइडेंटिफायर का नाम है, आइडेंटिफायर का मतलब वेरिएबल के लिए। ये क्वेश्चन ज्यादातर किस नाम से पूछा जाता है? इस नाम से।
क्योंकि आइडेंटिफायर का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वेरिएबल। वेरिएबल नेमिंग रूल्स के नाम से पूछा जाता है कि वेरिएबल नेमिंग के लिए क्या-क्या नियम है। देन वी हैव टू डिस्क्राइब these 7 rules. First, an identifier or variable name must be a collection of alphabets, digits and underscore. Second, it always starts with either alphabets or underscore symbol. It means it does not start with digit. Third, comma and space does not use in any identifier name. Fourth, a keyword must not assign as an identifier name. Fifth, we can use 256 character length for an identifier name, but we should use up to 8 character length. Sixth, capital letters and small letters in any identifier name plays distinct role. It means both use as different identifier names. And last one, in any program, more than one single identifier name does not use. ये 7 नियम अपन अप्लाई करते हैं किसी भी आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स के। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कोई भी ऐसा टॉपिक रूल्स के अंदर या किसी चीज से संबंधित तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट्स। जैसे अपन आइडेंटिफायर पढ़े थे वैसे ही कॉन्स्टेंट जो कैटेगरी होती है नंबर 3। देखिए सबसे पहले कैरेक्टर सेट पढ़ा, फिर उसके बाद सेकंड अपन ने पढ़ा आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं उनको अपन आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ऐसे ही सी लैंग्वेज के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है टोकन्स के रूप में कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है? अगर अपन इसको एक शब्द में बोलें देन कॉन्स्टेंट्स रेफर्स टू फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट अपन ये कह सकते हैं कि किसी फिक्स वैल्यू को रेफर करता है, किसी फिक्स वैल्यू को बताता है कि वो फिक्स वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से अपन उसको यूज करने वाले हैं। अब वो जो फिक्स वैल्यू है जिसको कांस्टेंट अपन अप्लाई करते हैं, जैसे अपन नॉर्मली अपना रूटीन लाइफ के अंदर भी ऐसी चीजें यूज करते हैं जिनका मान कभी चेंज नहीं होता है, जो हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि अपने को फिक्स वैल्यू के रूप में अपन लेते हैं 10। 10 जो है उसका मान हमेशा 10 रहेगा, कभी भी बढ़ता नहीं है, कभी भी घटता नहीं है। कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जो चेंज होती रहती है, जिनको अपन बोलते हैं वेरिएबल। वेरी प्लस एबल, जो वैरायटी या वेरी करने का मतलब जो चेंजेबल, जिसके अंदर चेंज होना पॉसिबल हो, वो चीज अपनी वेरिएबल होती है। और जो चीज हमेशा एक स्तर पर रहे, एक समान रहे, उसको अपन बोलते हैं फिक्स वैल्यू। जैसे मैं लिखा ए कैन बी वेरिएबल। ए में अपन 10 स्टोर कर सकते हैं, 20 भी स्टोर कर सकते हैं, 50 भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ए का मान कभी एक समान नहीं रह सकता, स्पेशली इन प्रोग्रामिंग। अगर अपन इसी चीज को दूसरे इसका बिल्कुल अपोजिट देखें तो वो वैल्यूज जो हमेशा फिक्स रहती हैं सी लैंग्वेज के अंदर, वो अपनी कहलाती हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स 2 तरीके से डील किए जाते हैं, या अपन यूं कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स भी 2 प्रकार से अप्लाई होते हैं, 2 प्रकार से अपन उनको यूज कर सकते हैं। दोनों ही कैटेगरीज के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी होती है उसको अपन बोलते हैं न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, और सेकंड जो कैटेगरी होती है उसको अपन बोलते हैं कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। देखिए दोनों में बहुत फर्क है। न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? वो कॉन्स्टेंट्स जो नंबर्स के द्वारा प्रदर्शित होते हैं।
वो कांस्टेंट जिनको अपन किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, संख्याओं के द्वारा, संख्याओं के द्वारा अपन बताते हैं। वो अपने जितने भी फिक्स वैल्यू हैं जिनको अपन सी लैंग्वेज में यूज करेंगे वो सारी अपनी कहलाएंगी न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स के रूप में अपनी यूज हो। सेकंड, वो कांस्टेंट्स जिनको अपन अक्षरों के रूप में यूज करते हैं, जिनको अपन अक्षरों के रूप में लेते हैं, वो कांस्टेंट्स अपनी क्या कहलाएंगे, या वो फिक्स वैल्यू अपनी क्या कहलाएंगी, उनको अपन बोलेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट्स। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ये 10 दैट इज न्यूमेरिक कांस्टेंट, क्योंकि 10 संख्या है, संख्या के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मैं यहां लिखता हूं कोई भी नाम लिखता हूं, ये नाम AMIT, अमित, ये किस प्रकार का कांस्टेंट है, टेक्निकली वैसे तो नाम है, लेकिन टेक्निकली अपन इसको बोलेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट, अक्षरों के रूप में यूज किया जाने वाला एक फिक्स वैल्यू, फिक्स आंकड़ा जो अपन सी लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होते हैं हमेशा दो प्रकार के या दो तरीके से ट्रीट किए जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि दो सिंबल्स के साथ ट्रीट किए जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे अपन ने यू लिखा +10, इसका मतलब क्या हो गया, ये 10 संख्या पॉजिटिव, और अगर अपन यू लिखते हैं -10, इसका मतलब ये 10 संख्या क्या है, 10 जो आंकड़ा है वो नेगेटिव रूप से रिप्रेजेंट है। तो सी लैंग्वेज में ये फैसिलिटी भी है कि अपन किसी भी न्यूमेरिक कांस्टेंट को दो प्रकार से लिख सकते हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी होगी वो अपनी कहलाएगी पॉजिटिव, सेकंड जो कैटेगरी होगी वो अपनी कहलाएगी नेगेटिव। ये अपना न्यूमेरिक कांस्टेंट से संबंधित है। अब अपन इस चीज को और आगे फर्दर डिवाइड करते हैं कि न्यूमेरिक कांस्टेंट भी दो तरीके से यूज किए जाते हैं या दो तरीके से ट्रीट होते हैं। या अपन यूं कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज में दो प्रकार के न्यूमेरिक कांस्टेंट्स अप्लाई होते हैं। पहली जो कैटेगरी है उसको अपन बोलते हैं इंटीजर, और दूसरी जो कैटेगरी है उसको अपन फ्लोट या एक दूसरा शब्द होता है रियल कांस्टेंट्स। इन श्रेणियों में विभाजित। देखिए दोनों में कोई अलग चीज नहीं, दोनों सेम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिक का मतलब होता है वो कांस्टेंट्स जो संख्याओं के रूप में प्रदर्शित। एक चीज और अपन ने पढ़ी कि वो संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है और वो संख्या नेगेटिव भी हो सकती है। इसके साथ साथ इंटीजर कांस्टेंट क्या कहते हैं, इंटीजर कांस्टेंट के अनुसार वो संख्या हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में होगी, या अपन इसको और ज्यादा डिफाइन करें कि वो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, देखिए तीनों शब्दों का आपको अगर पता हो तो अपन परिभाषित कर सकते हैं। कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है, फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू। न्यूमेरिक का मतलब संख्यात्मक रूप से फिक्स वैल्यू। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं जिनमें दशमलव का यूज नहीं होता। इसका मतलब वो फिक्स वैल्यू या वो संख्यात्मक फिक्स वैल्यू जिनमें दशमलव का यूज नहीं होता हो, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सिंबल्स का यूज करती हो, उनको अपन बोलेंगे न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। जैसे +10 हो गया, -305 हो गया, ये जितने भी आंकड़े जिनमें अपन दशमलव का यूज नहीं करते हो वो सारे के सारे, और जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल्स का यूज होता हो वो सारे के सारे अपने इंटीजर कांस्टेंट्स की श्रेणी में आते हैं। इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है जिसको अपन बोलते हैं फ्लोट कांस्टेंट। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, सेम चीज, फिक्स वैल्यू। न्यूमेरिक का मतलब होता है वो संख्यात्मक रूप से फिक्स वैल्यू, और फ्लोट या रियल का मतलब होता है जिसमें दशमलव का यूज होता हो। The value which can use fractional part is known as floating value, उसको अपन दशमलव वाली संख्या बोलते हैं। तो वो जो दशमलव वाली संख्या है वो अपनी फ्लोट या रियल कांस्टेंट्स के रूप में अप्लाई होती है। मतलब इसमें और इसमें फर्क क्या होता है, इसमें जैसे +10.35 ये एक प्रकार से आंकड़ा हो गया जो अपना फ्लोट या रियल कांस्टेंट को अप्लाई करता है। ऐसे कुछ भी हो सकता है, ऐसे अपन सिंपली इस चीज को इस तरीके से नहीं लेते हैं कि ये 0.35 भी होगा, 0.00 भी हो तो भी वो अपना फ्लोटिंग कांस्टेंट कहलाएगा। तो फर्क क्या हुआ न्यूमेरिक कांस्टेंट में, इंटीजर और फ्लोट में? वो फिक्स वैल्यू या वो फिक्स आंकड़े जो सी लैंग्वेज के अंदर पूर्णांक संख्याओं के रूप में प्रदर्शित होते हैं उनको अपन बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स। वो फिक्स आंकड़े जिनको अपन दशमलव के साथ यूज करते हैं वो कहलाते हैं फ्लोट या रियल कांस्टेंट्स।
ये तो हो गया अपना न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स की बात। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जिसको अपन बोलते हैं कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है या 3 प्रकार से अपन इसको डिफाइन करते हैं। एक को बोलते हैं सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, सेकंड जो कैटेगरी होती है वो कहलाती है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, और थर्ड जो कैटेगरी होती है उसको अपन बोलते हैं बैकस्लैश। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट ये 3 कैटेगरीज से बिलोंग होता है या 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई होता है। देखिए तीनों कैटेगरीज में क्या क्या है, बिल्कुल सिंपल है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू, कैरेक्टर कांस्टेंट्स का मतलब अक्षरों वाली फिक्स वैल्यू। अक्षरों का मतलब अपन ने आज ही पढ़ा है कि अक्षर का मतलब होता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कैन बी अल्फाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल्स और स्पेस, कुछ भी हो सकता है। इन सबको अपन अल्फाबेट कैरेक्टर्स की श्रेणी में लेते हैं। अब सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब होता है यदि एक अक्षर यूज किया जाए कांस्टेंट को परिभाषित करने में, तो वो अपना कहलाएगा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। इफ वी यूज ओनली सिंगल कैरेक्टर टू डिफाइन कैरेक्टर कांस्टेंट, देन दैट इज नोन एज सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट वो होगा जिसमें एक ही अक्षर होगा, और वो एक अक्षर कुछ भी हो सकता है। एक अल्फाबेट हो सकता है, एक डिजिट हो सकती है, एक स्पेस हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, लेकिन होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। सिंगल कोट्स का मतलब एक इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे मैं लिख रहा हूं ए। देखिए ये जो लिखा है ना, मैं यहां लिख देता हूं ए, इस तरीके से ये अपना क्या कहलाएगा, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। या अपन कोई दूसरी चीज, कोई भी सिंबल भी लिखे या कोई डिजिट लिखे, जैसे मैं लिखा 9, ये भी अपना क्या कहलाएगा, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। अगर इस 9 के दोनों तरफ अपन ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब अब ये इंटीजर कांस्टेंट हो गया, पूर्णांक संख्याओं के रूप में हो गया। लेकिन जैसे ही अपन ये कोट्स लगा देते हैं, इसका मतलब वो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट की श्रेणी में। दूसरी कैटेगरी होती है जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, मोर देन 1 कैरेक्टर्स, ए कलेक्शन ऑफ 1 और मोर कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग। एक या एक से अधिक अक्षरों का जो समूह होता है उसको अपन स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होंगे, वो कांस्टेंट जिनमें एक से ज्यादा अक्षर हों। दूसरी खासियत, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में डबल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे मैंने ये लिखा ये अपना स्ट्रिंग कांस्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स का अपन यूज करेंगे, या यूं कह सकते हैं कि 5 कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग। इस तरीके का कॉन्सेप्ट अपना कहलाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो क्या फर्क हुआ, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब जिसमें ओनली एक ही कैरेक्टर का यूज होता हो, वो हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। जिसमें एक या एक से ज्यादा अक्षरों का यूज होता हो और जो हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तीसरी जो श्रेणी है वो स्पेशल है, बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। बैकस्लैश एक सिंबल होता है, अपन किस प्रकार के सिंबल को बैकस्लैश सिंबल बोलते हैं, ये जो डिवाइड का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, अपने कीबोर्ड पे एग्जिस्ट करता है, उसको अपन बैकस्लैश सिंबल बोलते हैं। अब वो कैरेक्टर कांस्टेंट जो बैकस्लैश सिंबल से शुरू होता है और जिसका निर्धारित अर्थ निकलता हो, वो अपना बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट की श्रेणी में आता है। कैसे, जैसे /0, और ये भी हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। /0 का मतलब होता है नल वैल्यू सी लैंग्वेज में। /n न्यू लैंग्वेज या न्यू नाम, इस तरीके से क्रिएट होता है। ऐसे कई सारे हैं, /v है, /t है, /alpha है, इन सबको अपन यूज कर सकते हैं, या ये सारे के सारे इंप्लीमेंट होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर एज ए बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। तो आज अपन ने जो कांस्टेंट्स पढ़े हैं उनके अंदर क्या चीज पढ़ी कि कांस्टेंट्स जो होते हैं वो फिक्स वैल्यू को रेफर करते हैं, और वो जो फिक्स वैल्यू होती है वो 2 तरीके से ट्रीट की जा सकती है, 2 तरीके से रिप्रेजेंट करी जा सकती है सी लैंग्वेज में, एज ए न्यूमेरिक कांस्टेंट, एज ए कैरेक्टर कांस्टेंट।
न्यूमेरिक कांस्टेंट फिर से दो तरीके से डिफाइन होते हैं, बिना दशमलव वाले इंटीजर, दशमलव वाले फ्लोट। ऐसे ही अक्षरों वाले जो कांस्टेंट होते हैं वो अपने तीन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या तीन कैटेगरी के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। सिंगल एक अक्षर वाला सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट जो हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा। दूसरा जिसके अंदर एक से ज्यादा अक्षरों का यूज होता हो उसको अपन बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट और ये हमेशा मल्टीपल कैरेक्टर्स के रूप में लिखा जाएगा। और लास्ट जिसको अपन स्पेशल कैटेगरी के अंदर लेते हैं बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट की क्या खासियत होती है कि वो हमेशा इस सिंबल से शुरू होता है, बैकस्लैश सिंबल से, और उसका कोई निर्धारित अर्थ रहता है, एज ए कीवर्ड वो अपना सी लैंग्वेज के अंदर यूज होता है। तो इस प्रकार के कांस्टेंट अपने बैकस्लैश कैरेक्टर